दुनिया के इतिहास में ना कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो सिर्फ नक्शे नहीं बदलते बल्कि पूरी दुनिया की सोच को ही बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसी ही सफ़र की कहानी जानेंगे। एक ऐसा सफ़र जिसने सिर्फ समंदर का रास्ता नहीं खोला बल्कि दो दुनियाओं को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। ये कहानी है वास्को द गामा की, भारत तक की यात्रा की। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। ये खोज असल में किसकी थी? यूरोप की या खुद भारत की? यदि कोई व्यक्ति भारत खोज सकता है तो वो मैं हूं। सोचिए, ये शब्द थे वास्को द गामा के, जो उसने पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम से कहे थे। इन शब्दों में सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो अनजान महासागरों की हर लहर को चुनौती देने के लिए तैयार बैठा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 15वीं सदी के यूरोप से। उस दौर में भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक जादुई ख्वाब था। एक ऐसी सुनहरी जमीन जिसके किस्से तो हर किसी की जुबान पर थे, पर वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता किसी को नहीं पता था। देखिए, यूरोप के लिए भारत का मतलब था दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसाले, रेशम और बेशुमार दौलत। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत ये थी कि इन सभी कीमती चीजों के व्यापार पर अरब सौदागरों का कब्जा था। जमीन के सारे रास्ते बंद थे और मसालों की कीमत तो सोने चांदी से भी ज्यादा हुआ करती थी। तो यूरोप को शक्ति और सम्मान के लिए एक नए सीधे समुद्री रास्ते की सख्त जरूरत थी। और इसी जरूरत का जवाब देने के लिए सामने आया वास्को द गामा, एक बेखौफ और बहुत ही महत्वाकांक्षी नाविक, जिसे पूरा यकीन था कि समंदर को जीतना और भारत को खोजना ही उसकी किस्मत में लिखा है। अब ये तैयारी किसी आम यात्रा की नहीं थी, ये तो एक जंग जैसी थी। 4 विशाल जहाज तैयार किए गए। महीनों तक चलने वाला सूखा मांस, नमक में रखी मछली और सूखी ब्रेड जमा की गई। उस समय के सबसे अच्छे, हालांकि अधूरे, नक्शे और सितारों के चार्ट इकट्ठा किए गए। और साथ में थे वो नाविक जो खतरों से तो वाकिफ थे, पर इतिहास बनाने का सपना भी अपनी आंखों में लिए हुए थे। और फिर वो दिन आ ही गया। 8 जुलाई 1497। लिस्बन के तट से जब ये जहाज निकले तो उन्हें विदा करने वालों की आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। इतिहास अपनी सांसें थामे देख रहा था, क्योंकि एक अनिश्चित भविष्य की ओर ये सफर अब शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही जहाज खुले समुद्र में पहुंचे, यात्रा की खूबसूरत कल्पना टूटने लगी। महासागर एक रास्ता नहीं, बल्कि एक बेरहम दुश्मन साबित हो रहा था, जो हर पल उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। वो जिस समंदर के सपने देख रहे थे, उसकी हकीकत अब उनके सामने आ रही थी, और वो हकीकत बेहद डरावनी थी। जरा कल्पना कीजिए, पहाड़ों जैसी ऊंची लहरें जहाजों से टकरा रही थीं, तूफानी हवाएं पालों को चीर रही थीं, जहाज पर बीमारियां और भुखमरी फैल रही थी। कई कई दिनों तक दिशा का कोई अंदाजा नहीं लगता था, और न जाने कितने ही नाविक उस बेरहम समंदर में हमेशा के लिए खो गए। जब नाविकों का हौसला टूटने लगा तो वास्को द गामा ने कहा, समंदर हमें डरा रहा है ताकि वो हमारी परीक्षा ले सके। हम भारत की दहलीज पर हैं, बस थोड़ा धैर्य रखो। उसके इसी नेतृत्व ने उन मुश्किल हालातों में सबको एक साथ जोड़े रखा। फिर वे अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंचे, जिसे नाविक तूफानों का अंतरीप कहते थे। जानते हैं, ये वो जगह थी जिसे जहाजों का कब्रिस्तान माना जाता था। हफ्तों के संघर्ष के बाद उन्होंने आखिरकार इस मौत के दरवाजे को पार किया और हिंद महासागर में दाखिल हुए। और इस पड़ाव के बाद यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वो पल था जब यूरोपीय महत्वाकांक्षा का सामना सदियों पुराने स्थानीय समुद्री ज्ञान से हुआ। अफ्रीका के मलिंदी बंदरगाह पर उनकी मुलाकात अहमद इब्न मजीद से हुई। वो कोई आम नाविक नहीं थे, बल्कि हिंद महासागर के सबसे बड़े जानकार माने जाते थे, और भारत पहुंचने की चाबी अब उन्हीं के पास थी। इब्न मजीद ने उन्हें मॉनसून की हवाओं का वो रहस्य बताया जिस पर अरब नाविकों ने सदियों से महारत हासिल कर रखी थी। ये हवाएं साल में 2 बार अपनी दिशा बदलती थीं और अफ्रीका से भारत के बीच एक कुदरती हाईवे बना देती थीं। ये वो ज्ञान था जो यूरोपीय लोगों के पास था ही नहीं, और यहीं पर यह साफ हुआ कि भारत का रास्ता खोजा नहीं गया, बल्कि उन्हें दिखाया गया। अहमद इब्न मजीद ने कहा, जब मॉनसून की हवा बदलेगी, समंदर खुद तुम्हें भारत पहुंचा देगा।
इन शब्दों के साथ ही महासागर, जो अब तक एक दुश्मन था, अब एक दोस्त बनने वाला था। और फिर वो दिन आया जब मंजिल सामने थी। 10 महीनों के उस क्रूर सफर के बाद उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा शानदार था। 20 मई 1498, हवा में चंदन और मसालों की खुशबू फैली हुई थी। यही भारत की पहली सांस थी। वे कालीकट के तट पर पहुंच चुके थे। कालीकट पहुंचकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं था। यहाँ के बाजार मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों से भरे पड़े थे। संस्कृति और वास्तुकला अपने चरम पर थी। उन्हें ऐसे विद्वान मिले जिन्हें खगोल और चिकित्सा का गहरा ज्ञान था। वहां के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया और पुर्तगालियों को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो एक ऐसी उन्नत सभ्यता में आए हैं जो दुनिया के व्यापार का केंद्र थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस शानदार आगमन के बाद एक स्याह और जटिल विरासत की शुरुआत हुई जो खोज के इस विचार पर ही सवाल खड़े कर देती है। वास्को द गामा की इस एक यात्रा ने मानो एक दरवाजा खोल दिया। 1498 में पुर्तगाली आए और उन्होंने व्यापार पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन वो अकेले नहीं थे। 1600 के दशक तक डच और फ्रांसीसी भी इस दौड़ में शामिल हो गए। फिर 1700 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने तो पूरा खेल ही बदल दिया। उनका तरीका सिर्फ व्यापार करना नहीं था। धीरे धीरे व्यापार की जगह लालच ने ले ली। शुरुआत में मकसद था मसालों तक पहुंचना, लेकिन अब लक्ष्य था संसाधनों, बाजारों और फिर पूरी की पूरी जमीन पर कब्जा करना। उन्होंने किलाबंदी शुरू की, अपनी सेनाएं बनाई और स्थानीय राजाओं के मामला में दखल देना शुरू कर दिया। यहीं से व्यापार उपनिवेशवाद में बदलने लगा। और यहीं पर हमें 2 तारीखों का फर्क समझना होगा। एक तारीख थी 20 मई 1498, जब यूरोप के लिए भारत का एक समुद्री रास्ता खोजा गया, और दूसरी तारीख थी 15 अगस्त 1947, जब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान की खोज की और उसे पूरी दुनिया के सामने रखा। एक खोज यूरोप के लिए थी, दूसरी खुद भारत के लिए थी। तो ये सब जानने के बाद सवाल वही रहता है, क्या भारत कभी सच में खोया हुआ था? शायद नहीं। वो तो हमेशा से वही था, अपनी पूरी शान और संस्कृति के साथ। शायद खोज का ये पूरा विचार ही एक तरफा है, क्योंकि भारत सिर्फ एक जमीन नहीं, एक सभ्यता है, एक विचार है, और विचार कभी खोते नहीं।